हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। मैं श्याम सुंदर शर्मा एग्ज़ाम बर्नर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आया हूं जिसके अंदर हम भारत रत्न के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बारे में आज की क्लास हमारी रहने वाली है। जिस प्रकार से हम देखेंगे, हर देश उस देश के नागरिकों के द्वारा यदि किसी फील्ड के अंदर या राष्ट्रहित में उन्होंने कोई सर्वोच्च कार्य किया है जिससे उस देश की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है, तो उन्हें सम्मान करने के लिए, उन्हें सम्मानित करने के लिए उस देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान उन्हें प्रदान किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया जाता है, पाकिस्तान में निशान पाकिस्तान देते हैं, यूके के अंदर ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया जाता है, और इसी के अलावा बांग्लादेश में बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान, इस प्रकार के नागरिक सम्मान से उस देश के नागरिकों को सम्मानित किया जाता है। उसी प्रकार से हमारे देश में देश का मान बढ़ाने वाले, राष्ट्रहित में कार्य करने वाले जो भारतीय है या गैर भारतीय हो गए, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और अब तक यदि हम बात करते हैं तो 2021 तक अलग अलग क्षेत्रों के अंदर लगभग 48 हस्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो आखिरी जो पुरस्कार दिए गए थे वो 2019 के अंदर दिए गए थे, वितरित किए गए थे। तो तब तक लगभग 48 हस्तियां जो है उनको इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत रत्न की स्थापना आपको याद रखना है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 जनवरी 1954 को की गई थी। इसका जो वर्ष है 1954, वो आपको याद रखना है। डेट भले आपसे ना पूछी जाए पर ईयर आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि भारत रत्न की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, और कई एग्जाम्स के अंदर ये पूछा भी जा चुका है। तो वर्ष को आपको ध्यान रखना है। तो स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को। उसके बाद हम बात करेंगे कि सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता 1954 के अंदर जो अवार्ड वितरित किए गए थे वो किसे दिया गया था, कितने लोग थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो भारत रत्न प्रदान किया गया था वो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे चक्रवर्ती राजगोपालचारी, भारत के दूसरे राष्ट्रपति या पहले उपराष्ट्रपति रहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, और इसके अलावा थर्ड जो पर्सन थे 1930 में जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, भारत के महान भौतिक शास्त्री डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, उन्हें 1954 के अंदर इन 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था। भारत रत्न को मरणोपरांत देने का जो प्रावधान है वो 1955 के अंदर जोड़ा गया था, और अब तक लगभग हम बात करें तो 14 ऐसे व्यक्ति हुए जिनको मृत्यु के उपरांत, मरणोपरांत भारत रत्न जो है उससे सम्मानित किया गया है, जिनके बारे में अभी हम आगे लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब भारत रत्न पदक के बारे में चर्चा करते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जब राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न वितरित किया जाता है तो उसके अंदर एक पदक जो होता है वो प्रदान किया जाता है। तो इस पदक के बारे में हम देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, एक पीपल के पत्ते का आकार होता है जिसके आगे वाले भाग की तरफ एक सूर्य उभरा हुआ होता है प्लेटिनम का, और उसके नीचे की तरफ देवनागरी के अंदर भारत रत्न लिखा होता है। इसके जो पीछे वाला भाग होता है उस पर अशोक स्तंभ होता है जो हमारा राजकीय चिन्ह है भारत सरकार का, और नीचे की तरफ सत्यमेव जयते जो मुंडक्का उपनिषद से लिया गया है उसे लिखा होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किया गया एक प्रमाण पत्र, सनद या सर्टिफिकेट जो होता है वो भारत रत्न अवॉर्डी को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसके अंदर ये याद रखना है कि ये जो पुरस्कार होता है इसके अंदर किसी भी प्रकार से कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है, कोई नगद या चेक राशि नहीं दी जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रख सकते हैं, ये एग्जाम के अंदर तो नहीं पूछा जाएगा पर इंपॉर्टेंट है। तो भारत रत्न या अन्य जो हमारे नागरिक सम्मान हो गए, जैसे पद्म विभूषण है, पद्म भूषण हो गया या पद्मश्री हो गया, इसी के साथ में हमारे जो सैन्य पुरस्कार हो गए, उनको एक ही स्थान के ऊपर एक जगह जो टकसाल है वहाँ पर इनको तैयार किया जाता है। तो कोलकाता की अलीपुर टकसाल है जहाँ पर इनको तैयार किया जाता है। तो ये एक फैक्ट आप ध्यान रख सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि भारत रत्न किन क्षेत्रों में दिया जाता है। तो भारत रत्न मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाएं, पब्लिक सर्विसेज जो हो गई, उनके अंदर उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्ति को प्रदान किया जाता था। मतलब स्टार्टिंग के अंदर इसका जो क्राइटेरिया था कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाएं हुआ करती थी, परंतु आगे चलकर हम बात करते हैं 2011 के अंदर
भारत सरकार ने इसका क्षेत्र विस्तार किया और मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र के अंदर, मतलब कि इसका जो क्षेत्र है उसको विस्तार कर दिया गया कि किसी भी सेक्टर से अगर कोई व्यक्ति है जिसने मेरिट हासिल की है तो वो इस अवार्ड के लिए एलिजिबल होगा। तो इन सेक्टर्स के अंदर भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न प्रदान किया जाता है। उसके बाद पॉइंट आता है हमारा, भारत रत्न किसकी सिफारिश पर दिया जाता है। तो भारत रत्न प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री की सिफारिश से भारत के राष्ट्रपति की सहमति के द्वारा प्रदान किया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति को अवार्ड देना है उसका रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। ये आपसे स्टैटिक वाले पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको याद रखिएगा। दूसरी बात इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, जिस व्यक्ति का रिकमेंडेशन किया गया है राष्ट्रपति को, यदि राष्ट्रपति उससे सहमत है तभी उसे अवार्ड प्रदान किया जाएगा। यदि राष्ट्रपति सहमत नहीं है तो उस व्यक्ति को अवार्ड नहीं दिया जाता है। दूसरा पॉइंट आपको इसमें याद रखना है कि एक वर्ष के अंदर भारत रत्न मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो इसकी संख्या 3 होगी। ये संख्या जो है, ये नंबर जो है वो कम हो सकता है। मान लीजिए कि किसी वर्ष नहीं दिया गया, किसी वर्ष 1 व्यक्ति को दिया गया, किसी वर्ष 2 व्यक्ति को दिया गया। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, इसकी संख्या को बढ़ाया नहीं जा सकता। एक एक्सेप्शन हमको देखने को मिलता है अभी तक के जितने अवार्ड दिए गए हैं उनके अंदर से, तो 1999 के अंदर 4 व्यक्तियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एकमात्र उदाहरण हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को ही प्रदान किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1999 का आपको याद रखना है कि एकमात्र वर्ष है जिसमें 4 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था। अब पॉइंट आता है कि भारत रत्न प्रतिवर्ष दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो इसके लिए सरकार बाध्य नहीं है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि किसी वर्ष सरकार के द्वारा अवार्ड नहीं भी दिया गया, जैसे हम बात करें कि पिछला जो अवार्ड दिया गया था वो 2019 में दिया गया था, 2020 और 2021 के अंदर अवार्ड प्रदान नहीं किए गए हैं। तो इस प्रकार से सरकार पर डिपेंड करता है कि उन्हें किस वर्ष देना है, किस वर्ष नहीं देना है। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर वर्ष भारत रत्न जो पुरस्कार है उनको वितरित किया ही जाएगा, पर नंबर फिक्स है कि अधिकतम मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को ही दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो हमारा आता है उसके अंदर हम देखेंगे कि भारत रत्न किसे दिया जाएगा, इसकी क्या कोई एलिजिबिलिटी है या कुछ प्रावधान किए गए हैं क्या, तो इससे संबंधित पॉइंट को हम यहाँ पर समझते हैं। तो भारत रत्न देने के लिए ऐसा कोई भी औपचारिक प्रावधान नहीं है कि जो पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति है वो भारत का ही नागरिक होना चाहिए। हमें देखने को मिलता है कि भारतीय और गैर भारतीय दोनों को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके अंदर नहीं है कि किसे प्रदान किया जाएगा। पॉइंट यही है कि यदि किसी व्यक्ति के द्वारा मेरिट हासिल की गई है किसी सेक्टर के अंदर और उसने मानव हित के क्षेत्रों के अंदर कार्य किया है तो उससे भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मदर टेरेसा जो थे, उनका जन्म तो भारत के अंदर नहीं हुआ था, परंतु 1948 के अंदर जब उन्होंने क्या कर लिया था, भारत की नागरिकता को स्वीकार कर लिया था, अपना लिया था, तो उनके बाद में वो भारतीय नागरिक हो गए और उनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन हमको एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है कि पहला ऐसा कौन व्यक्ति था या कौन गैर भारतीय था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो पाकिस्तान के अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, उन्हें सबसे पहला अवार्ड जो था वो दिया गया था 1987 के अंदर भारत सरकार के द्वारा। आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे नेल्सन मंडेला, आपको पता है, जिन्हें साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, जिन्हें मोस्टली हर कंट्री का जो बड़ा सिविलियन अवार्ड है वो प्रदान किया गया है, उनको भारत सरकार के द्वारा 1990 के अंदर भारत रत्न प्रदान किया गया था। तो इस प्रकार से हमारे सामने उदाहरण आते हैं कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि भारतीय ही होना चाहिए, बट दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने मानवता है उसके लिए कार्य किया हो और या फिर उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर मेरिट हासिल किया हो तो भारत सरकार उसको सम्मानित करती है। अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भारत रत्न प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है उसका जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, वरीयता क्रम में कौन सा स्थान होता है, तो नंबर आपको याद रखना है, 7वां स्थान होता है उसका। तो वरीयता क्रम क्या होता है, एक प्रकार की ऐसी लिस्ट होती है जिसके अंदर जो पदाधिकारी हो गए, जो गणमान्य व्यक्ति होते हैं या जो अधिकारी हो गए, उनको जो सेरेमनियल पर्पस होता है, मतलब कि एक प्रकार से हम बात करें किसी प्रकार से कोई इवेंट वगैरह होता है तो उनके नाम से उनको लिस्टेड किया जाता है। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे 15 अगस्त 26 जनवरी को जो प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति, इनके आने का, आगमन का और जाने का जो एक क्रम होता है उसके आधार पर हम बात करते हैं कि क्या प्रेफरेंस दी जाएगी, वो एक ऑर्डर होता है। मतलब कि हम बात करेंगे कोई भी इवेंट हो गया उसके अंदर जो प्रेफरेंस रहेगा तो सबसे पहला प्रेफरेंस जो होता है वो किसका रहेगा, तो इस प्रकार से एक रैंक आपके सामने आती है। जैसे हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो प्रेफरेंस रहेगा वो किसका रहेगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा तो सबसे पहले है राष्ट्रपति है, ठीक है, उसके बाद में हमारे उपराष्ट्रपति आते हैं, फिर तीसरे नंबर के ऊपर पीएम आते हैं, फिर चौथे नंबर के ऊपर गवर्नर ऑफ स्टेट आएगा, पर उनके रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर आपको ये याद रखना है। ठीक है, यदि उनके राज्य में है,
ठीक, तब उनका प्रेफरेंस 4th होगा। यदि वो राज्य से बाहर होते हैं तो उनका प्रेफरेंस जो होगा वो 8th हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या गवर्नर हो, अगर आउटसाइड देयर रिस्पेक्टिव स्टेट होगा तो उनका जो प्रेफरेंस ऑर्डर होगा वो 8th हो जाएगा। फिर उसके बाद में 5th पर आते हैं हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका प्रेफरेंस आता है। फिर 5वें के ऊपर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आता है, यदि कोई रहा है तो। ठीक है, और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के पहले डिप्टी पीएम कौन रहे थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 6 नंबर होता है हमारा चीफ जस्टिस और लोकसभा स्पीकर का होता है। 7th के ऊपर जैसे आप देखोगे कि कई सारे नाम जो है वो साथ में आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं यदि वो उनके राज्य में होंगे तब। उसके बाद में डिप्टी चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन का, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, वो भी 7th रैंक पर आएंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए राज्यसभा, ठीक है, और लोकसभा के अंदर, तो वो भी 7th के होंगे। और 7th A की अगर हम बात करते हैं तो 7वां ही स्थान इसको माना जाता है। तो भारत रत्न यदि किसी व्यक्ति को मिला है तो उसका जो प्रेफरेंस ऑर्डर होगा वो 7वां ही रहेगा। ठीक है, या 7th A अगर लिखा हुआ है तो आप उसको मान सकते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से एक वरीयता क्रम होता है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है तो उसको क्या एडवांटेजेस है, क्या सुविधाएं उसको मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहली पॉइंट तो क्या होता है कि उसे जीवन भर के लिए इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। जीवन भर के लिए उसका इनकम टैक्स क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि वो सरकारी फ्लाइट के अंदर या रेलवे के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर अगर सफ़र करता है तो उसकी हवाई यात्रा और जो रेल यात्रा होती है वो बिल्कुल मुफ्त रहेगी फर्स्ट क्लास के लिए। कैबिनेट रैंक की बराबर उसकी योग्यता मानी जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेफरेंस ऑर्डर के अंदर 7वां। ठीक है, और संसद की बैठक के अंदर और सत्र के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग लेने की उसकी अनुमति होती है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं कि वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जो होता है उसके बराबर का उसको दर्जा मिलता है। और यदि रिक्वायरमेंट होती, ज़रूरत पड़ता है तो उन्हें जेड ग्रेड की जो सिक्योरिटी होती है वो भी प्रदान की जाती है। ठीक है, यदि मान लीजिए कि उनके ऊपर किसी प्रकार से कोई थ्रेट वगैरह होता है या कोई किसी प्रकार से समस्या होती है या किसी आवश्यकता होती है तो जेड ग्रेड की सिक्योरिटी जो होती है उनको प्रदान की जाती है। अगर हमारे देश के किसी राज्य के अंदर, ठीक है, वो जाते हैं तो उनको राज्य के अंदर स्टेट गेस्ट की सुविधा मिलती है, या अगर वो विदेश यात्रा पर गए हुए हैं तो उनको जो हमारे भारत के राजदूत होंगे उस देश के अंदर, वो उस व्यक्ति को, भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति को हर संभव सुविधा प्रदान करवाने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इस प्रकार की कुछ सुविधाएं जो होती है वो भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रदान की जाती है। अब हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले, तो काफ़ी ध्यान से समझिएगा इसको कि भारत रत्न का निलंबन जो था, सस्पेंशन ऑफ भारत रत्न, कब हुआ था, कितनी बार हुआ था, इसके बारे में हम अब डिटेल के अंदर थोड़ा सा समझने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कई सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो अभी तक हम बात करते हैं कि भारत रत्न को 2 बार निलंबित किया गया है। ठीक है, तो 2 बार कौन कौन से, तो उसमें से पहला जो टाइम था वो कब का था, तो 1977 के अंदर मोरारजी देसाई के समय के अंदर, जब मोरारजी देसाई पीएम बने थे, उन्होंने इसके ऊपर रोक लगा दी थी भारत रत्न के ऊपर। परंतु आपको याद ये रखना है कि इसकी शुरुआत वापस से कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1980 को, जब इंदिरा गांधी के द्वारा प्रधानमंत्री की शपथ ली जाती है, वो पद ग्रहण करती है, उनके बाद में इन्होंने क्या किया था, इसे वापस से शुरू कर दिया था। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि पहली रोक कब लगी थी, तो 1977 में, और शुरुआत वापस से कब हुई थी, तो 1980 के अंदर हुई थी। 1980 के अंदर हुई थी, और 1980 के अंदर जब शुरुआत हुई उसके अंदर पहला जो भारत रत्न दिया गया था वो मदर टेरेसा को दिया गया था, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा कि दूसरा केस ऐसा कौन सा था जब इसका निलंबन हुआ था, तो 1992 के अंदर पीआईएल के द्वारा, जनहित याचिका के द्वारा, जो हमारे अवार्ड्स है, जो पुरस्कार है, उनकी संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। मतलब इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको चैलेंज किया गया था हाई कोर्ट के अंदर। तो इसके बारे में अब हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कौन सी जनहित याचिका थी, किसके द्वारा दायर की गई थी, और उसके बाद के अंदर क्या जजमेंट आया था। अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो केस है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1992 का, बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। तो इस केस में क्या हुआ था, इसके अंदर 1992 के अंदर 2 अलग अलग हाई कोर्ट के अंदर 2 जनहित याचिकाएं पीआईएल जो है उनको दायर किया गया था। उसके अंदर से पहली जो थी वो बालाजी राघवन के द्वारा 13 फरवरी 1992 को केरल हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई थी, और दूसरी जो थी वो सत्यपाल आनंद के द्वारा, एसपी आनंद के द्वारा 24 अगस्त 1992 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो इंदौर बेंच है उसके अंदर इन्होंने अपनी एक जनहित याचिका को दायर किया था। तो सबसे पहले जो केरल के बालाजी राघवन है उन्होंने केरल हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल किया था कि
भारतीय संविधान जो है हमारा, उसका आर्टिकल नंबर 18 है, उसके हिसाब से, उसके अनुसार हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी उपाधि या टाइटल नहीं दिया जा सकता। जैसा कि अभी हम आर्टिकल 18 को भी देखेंगे कि आर्टिकल 18 में क्या क्या चीज़ प्रावधान किए गए हैं। तो इन्होंने कहा था कि आर्टिकल 18 के तहत किसी को भी उपाधि नहीं दी जा सकती है। जो नेशनल अवार्ड है, जैसे भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है या पद्मश्री हो गया, वो सरकार नहीं दे सकती है। तो इसलिए सरकार ऐसे पुरस्कार को देना क्या कर दे, बंद कर दे। तो जब 24 अगस्त 1992 को पिटीशन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में डाली गई थी, उसके बाद में 25 अगस्त को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक नोटिस निकाल दिया था, एक नोटिस जारी किया था कि जो अवार्ड है उनको टेम्पररी क्या किया जाए, सस्पेंड किया जाए, निलंबन उसका किया जाए। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में लास्ट में हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल डिवीज़न बेंच बनाई जाती है, जिसके अंदर 5 जजों की बेंच का गठन होता है, और उन्होंने 15 दिसंबर 1995 को अपना एक जजमेंट पास किया था। अब उस जजमेंट में उन्होंने क्या कहा था, ये अभी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। उससे पहले हम आर्टिकल 18 जो है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 18 जो है, उसके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उसका टाइटल है उपाधियों का अंत। इसके अंदर 4 प्रावधान हमको देखने को मिलते हैं, 4 क्लॉज है इसके, जिसमें पहले में क्या कहा गया है कि राज्य जो है वो सेना या विद्या संबंधी, मतलब कि जो मिलिट्री हो गई और एकेडमिक हो गई, उससे संबंधित सम्मान के अलावा किसी भी प्रकार की कोई उपाधि जो है वो प्रदान नहीं कर सकता। जैसे मिलिट्री की हम बात करते हैं तो उनकी रैंक जो होती है उनके नाम के साथ के अंदर लगती है, जैसे लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, जनरल, है ना, इस प्रकार से। और उसी प्रकार से एकेडमिक की हम बात करते हैं तो जैसे सीए है, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, इस प्रकार की जो उपाधियां हैं वो अपने नाम के साथ में लगा सकते हैं, और कोई अन्य उपाधि नहीं लगा सकते। जैसे राजा हो गया, महाराज हो गया, सर हो गया, राय बहादुर है, निज़ाम है, नवाब हो गए, इस प्रकार के कोई उपाधि अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं लगा सकता। दूसरा क्लॉज इसके अंदर यह बोला गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। मतलब कि कोई भारत का अगर नागरिक है, उसे कोई दूसरा देश अगर कोई उपाधि दे रहा है तो वो उसको स्वीकार नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट इसके अंदर यह बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, जिसके पास में इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, वो अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन किसी पोस्ट के ऊपर है, किसी लाभ या विश्वास के पद को धारण करता है, तो वो उस टाइम के अंदर भी अगर हम बात करते हैं तो कोई विदेशी राज्य के द्वारा उसे कोई उपाधि प्रदान की जाती है तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना वो स्वीकार नहीं कर सकता। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि राज्य के अधीन, जैसे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर किसी पोस्ट पर कोई व्यक्ति है तो वो किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन, मतलब किसी विदेशी राज्य के अधीन उसको दी जाने वाली जो भेंट हो गई या उपलब्धि हो गई या कोई पद हो गया, राष्ट्रपति की सहमति के बिना उसको स्वीकार नहीं कर सकता। तो ऐसे 4 प्रावधान जो है हमारे आर्टिकल नंबर 18 के अंदर किए गए थे। तो आर्टिकल 18 जो है उसके प्रावधान से हमको ये क्लियर हो जाता है कि जब औपनिवेशिक शासन था, मतलब अंग्रेजों का जब भारत के अंदर शासन था, उस समय के अंदर जो वंशानुगत पद हुआ करते थे, जैसे महाराज हो गए या राज बहादुर या निज़ाम या नवाब, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया राय बहादुर वगैरह, ठीक है, तो इस प्रकार के जो वंशानुगत पद हुआ करते थे या ऐसी जो उपाधियां हुआ करती थी, ऐसी उपाधियों को हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने आर्टिकल 18 के तहत प्रतिबंधित किया था। इसको प्रतिबंधित क्यों किया गया था? क्योंकि ये हमारे स्वतंत्र भारत का जो समानता का जो अधिकार है उसके विरुद्ध था, कि जब इक्वलिटी की बात की जा रही है तो किसी को कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं दिया जाएगा, सारे जो व्यक्ति है वो कानून के नज़र के अंदर कैसे होंगे, इक्वल होंगे, उसी प्रकार से। तो इसको चैलेंज किया गया था। तो आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, 5 जजों की स्पेशल डिवीज़न बेंच का जो गठन किया गया था, उन्होंने क्या अपना जजमेंट पास किया था। तो 15 दिसंबर 1995 को जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जो पुरस्कार है ये एक प्रकार का टाइटल या उपाधि नहीं है। उन्होंने क्लियर किया था कि ये जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं वो उपाधि नहीं है, ये टाइटल नहीं है किसी भी प्रकार का, और अगर किसी व्यक्ति ने कोई उत्कृष्ट कार्य किया है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सम्मान दिया जा रहा है बस। सुप्रीम कोर्ट ने जिन उपलब्धियों की जो संवैधानिक वैधता है उसको उचित बताया था, मतलब जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है उसको सही बताया था। उसके अंदर भारत रत्न और हमारे जो पद्म पुरस्कार है, जिसके अंदर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री है, उनको वैलिड बताया था कि ये एक प्रकार के क्या है, सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ये जो उपाधियां हो गई, ये इनसे आर्टिकल 18 जो है उसके अंदर जितने प्रावधान किए गए उनका उल्लंघन नहीं होता है, ये क्लियर किया था। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था की थी कि जो पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो उस पुरस्कार को अपने नाम के आगे या पीछे उपाधि के रूप में नहीं
लगा सकता, उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको पुरस्कार को त्यागना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर बात की जा रही है उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनकी। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि कोई व्यक्ति जो है वो खुद को किस प्रकार से बता सकता है, तो खुद को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित भारत रत्न या फिर भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता, इस प्रकार से वो अपने पहचान जो है उसको बता सकता है। अपने नाम के आगे उसका प्रयोग नहीं कर सकता। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मरणोपरांत जो पुरस्कार प्रदान किया गया था उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1955 के अंदर इसकी शुरुआत हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, परंतु पहला जो पुरस्कार था वो 1966 के अंदर दिया गया था। तो अब तक लगभग 14 व्यक्ति है जिनको मरणोपरांत पुरस्कार प्रदान किया गया है। और 1966 के अंदर सबसे पहला जो मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था वो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनको प्रदान किया गया था। 14 मरणोपरांत जिन हस्तियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनकी लिस्ट आप सभी के सामने है स्क्रीन के ऊपर। और 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, जिनमें प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेंद्र कुमार हजारिका है। तो इन तीनों में से नानाजी देशमुख और भूपेंद्र कुमार हजारिका जो है, इन दोनों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया था। अब हम देखेंगे कि 1954 से लेकर 2019 तक जिन 48 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया उनकी एक सूची पर हम नजर डालते हैं। तो इस लेक्चर में हमने भारत रत्न से संबंधित कंप्लीट डिटेल को कवर किया है। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।